और दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आज आप देख रहे हो कि आज का जो क्लासेस होगा वो क्लास 12 की जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान ले कि 12 क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है वो टोटल 3 पार्ट में बटी हुई है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 में जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो पहला चैप्टर है वो क्या है? ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ईंट। ईंट माने पता है, जिसको में इंग्लिश में हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। तो ईंट माने ईंटा, ठीक है। मनके यानी कि आप जानते हो कि आप लोग बचपन में जो अंगूठी पापा लोग पहनते तो आप देखते होंगे कि अंगूठी के ऊपर पे एक स्टोन होता था, तो उसी स्टोन को मनका बोला जाता था। और अस्थियां माने आपको पता है क्या होती है? अवशेष यानी राख, हड्डी। ये मैं बोल सकता हूँ, इसलिए होता है कि बचपन आप जानते हो कि आपके जब दादी या आपके कोई फैमिली वाले जब एक्सपायर कर गए होंगे तो उनकी जो अस्थियां होती थी, उनकी जो हड्डी होती है, उनको गंगा में विसर्जन किया जाता था हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार। तो हम उसी अस्थियां के बारे में बात करेंगे। और ये जो ईंट की मैं बात करूं या मनकी की मैं बात करूं या अस्थिया का मैं बात करूं, तो ये एक जगह थी जहाँ की हम लोग बात करेंगे। वो क्या था? हड़प्पा नामक एक जगह था, हम लोग उसके उस पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये कहाँ पे बसा हुआ था और इसके बारे में हम लोग क्या क्या बाहरी हम लोग चीज़ें ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये टोटली कुछ भाग इंडिया में और कुछ भाग जो था वो पाकिस्तान में था, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि सर पाकिस्तान में लगभग ये चोलिस्तान, ये सिंधु जो नदी हम लोग का बहा हुआ है, जो इंडियन मैप पे अगर आप मैप सेशन पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है हड़प्पा सभ्यता, जैसे आप लोकेशन पे देख सकते हो। तो मैं अगर इसको जूम आउट करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी तट पे है। तो आप देख सकते हो, आप एक चीज़ गौर करोगे कि ये रहा हमारा इंडिया। और इंडिया का जो आप ये वाला जो भाग देख रहे हो इंडिया का, बता दो कि ये वाला जो भाग है वो इंडिया का है, ठीक है। और आप और और आप ये और आप ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये वाला ये पाकिस्तान का है। और ये वाला जो भाग देख रहे हो ये वाला, तो ये वाला किसका है? इंडिया का है। तो मैंने क्या बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। तो अगर मैं जो सिंधु नदी जो बहा हुआ है, इंडियस जो रिवर बहा हुआ है, उस रिवर के अगल बगल में, और वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बुक में आपका एक सेशन है, ठीक है। बुक का ये मेरा पीडीएफ है मेरे पास। तो बुक में आप ये मानचित्र 1 देख सकते हो, ठीक है। ये जो मानचित्र 1 है आप ये देख सकते हो। तो मानचित्र 1 में आपको ये वाला जो फिगर दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये आप जानोगे तो ये टोटल गुजरात का फिगर है। किसका फिगर है? गुजरात का फिगर है। तो आपने एक बात यहाँ पे गौर करी होगी कि ये वाला जो आप नदी देख रहे हो, ये वाला नदी ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के अगल बगल, सिंधु नदी के मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अगल बगल पे ही ये वाला जो एरिया है गुजरात का एरिया है। और ये वाली आपको इंडिया देखने को मिल रही है और ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है। तो इसी वाले एरिया पे ही आपको क्या नजर आएगा? हड़प्पा सभ्यता आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको आपको ये हड़प्पा सभ्यता के बीच में आपको ये सारे जो ये सारे जो दिख रहे हैं, ये जो आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट दिख रहे हैं, यही जो चीज़ें हैं यही क्या है? हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीचों बीच में है, ठीक है। पाकिस्तान के अगल बगल में और कुछ हिंदुस्तान के अगल बगल में बसा हुआ है। जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हो कि कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान के साथ है और कुछ कुछ जो है कुछ कुछ जो लोग हैं वो इंडिया में बसे हुए हैं। तो इंडिया में जैसे कि आप गुजरात वाला साइड देखोगे, आप पंजाब और हरियाणा वाला साइड देखोगे, उसी तरह पाकिस्तान में कुछ चोलिस्तान के साइड वाला और अफगानिस्तान के साइड में आपको ये सभ्यता आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है और जो सिंधु सभ्यता है दोनों एक है, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह की बनी हुई सभ्यता है। तो इसीलिए देखोगे कि मैंने एक यहाँ पे पॉइंट डाला है कि हड़प्पा सभ्यता को ही मैंने क्या बोला है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा की संस्कृति हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। उसी को हम लोग हड़प्पा की संस्कृति हम लोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन कभी आएगा कि किस संस्कृति को हड़प्पा की सभ्यता बोला जाता है, तो आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है कि कि सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा की सभ्यता हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है।
कभी क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, तो हम लोग को क्या बोलना है, सिंधु नदी के किनारे वो बसी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक संस्कृति वर्ड का प्रयोग किया है कि संस्कृति माने क्या होता है। तो संस्कृति को ही बहुत लोग क्या बोलते हैं, सभ्यता भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चाहे सभ्यता बोलिए या संस्कृति बोलिए, हम लोग को दोनों के बारे में जानना है क्या कि सभ्यता क्या होती है या संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति माने जानते हो आप लोग की, और परंपरा भी हम लोग बोल सकते हैं। और सभ्यता माने क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फैकल्टी के बारे में जानते हैं। तो सभ्यता क्या होता है, सभ्यता यानी कि हम लोग कब बोल सकते हैं कि एक सभ्यता बसी थी या एक सभ्यता हुआ था, यहाँ पे एक सभ्यता हुआ करता था, हम लोग ऐसा कब बोल सकते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए। तो सोचिए आप मेरी बात कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, एक ऐसे समूह से होता है, किससे होता है, एक समूह से होता है जिसके पास क्या होगा, एक विशेष प्रकार की शैली होगी उसके पास। शैली यानी कि वो अलग तरह का होगा। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं सिंपल सा एक देखना कि मैं ऐसा किसी तरह का कोई धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप देखोगे जो हमारे इस्लाम धर्म के लोग होते हैं और जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, उनकी एक अलग प्रकार की शैली है, अलग तरह का कल्चर है। जो हिंदू वाले लोग होते हैं वो अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, जो इस्लाम धर्म के प्रवक्ता होते हैं वो अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो दोनों से हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग एक अलग समुदाय के लोग हैं, ये लोग एक अलग समुदाय के लोग हैं। ऐसे अगर आप झारखंड में हो तो आप संथाल जाति को जानते होंगे, संथाल समूह के लोगों को जानते होंगे, आप उसी तरह हरिजन वाले लोगों को जानते होंगे। तो ये जो समुदाय के लोग होते हैं, चाहे गोंड समुदाय के लोग हैं, तो सबकी क्या हो सकती है कि अपनी एक विशेष प्रकार की शैली हो सकती है। वो किसी एक चीज में माहिर हो सकते हैं या उनको किसी एक चीज की जो काम की करने की बारे में अच्छा से नॉलेज होगा, तो वही क्या होगी उसकी शैली। जैसे मेरे को आर्ट्स पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो मेरे को आर्ट्स पढ़ाने की शैली है। कोई टीचर को साइंस पढ़ाना अच्छा आता है तो उसके पास साइंस की शैली है। किसी को मैथ पढ़ाना अच्छा आता है तो उसके पास किसकी शैली है, मैथ की शैली है। ये बात क्लियर है कि शैली माने क्या होता है कि किसी एक काम पे उसको पारंगत होना, उसके जैसा और किसी के पास नहीं आना, तो उसी को उसकी विशिष्ट शैली बोलते हैं। तो आप देखोगे कि जो इतने भी समुदाय हैं जिनको भी हम लोग सभ्यता बोलेंगे या संस्कृति में उनको रखेंगे, तो वो समूह के पास किसी एक प्रकार की विशिष्ट शैली का उसके पास ज्ञान होना चाहिए, पहला। दूसरा आप क्या देखोगे कि उस सभ्यता के जितने भी लोग होते हैं वो लोग एक साथ निवास करेंगे। कैसे करेंगे, एक साथ निवास करेंगे। जैसे बोलने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कुछ सभ्यता के लोग हैं जो जो एक ही सभ्यता के हमको पता है, लेकिन कुछ लोग यूरोप पे रहते हैं, कुछ लोग फ्रांस में रहते हैं, कुछ लोग इंग्लैंड में रहते हैं, कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, तो इसको भी सभ्यता नहीं बोलेंगे। अगर वो सारे लोग एक ही जगह पे रहेंगे तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सभ्यता हम लोग बोलते हैं। बात क्लियर है। तो उसी तरह जो सिंधु घाटी के लोग थे या जो हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, वो लोग सबसे पहले उनके पास एक विशेष प्रकार की शैली थी। विशेष प्रकार की शैली, उनको उनको मिट्टी का बर्तन हो चाहे लोहे की चाहे वो पत्थर का बर्तन हो, उनको बनाना बड़ा अच्छा से आता था। तो उनके पास एक शैली थी। साथ में वो लोग एक साथ निवास करते थे। जैसे कि आपने फिगर पे देखा है कि कुछ लोग जो थे वो लोग पाकिस्तान वाले रीजन पे रहते थे, कुछ लोग इंडिया के रीजन पे थे, लेकिन थे तो दोनों सटे हुए ना। पूरी जो आबादी थी वो एक जगह पे थी, तो इसीलिए उसको हम लोग सभ्यता बोलते हैं। कैसी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। साथ में वो लोग जहाँ पे भी रहेंगे वो लोग एक ही स्थान पे रहेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो लोग एक भौगोलिक क्षेत्र पे ही वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रहेंगे। और एक चीज आप देखोगे कि वो जो सभ्यता होगी वो एक ही टाइम पीरियड पे होगी, एक ही कालखंड में होगी, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक सभ्यता है। यहाँ तक बात क्लियर है कि कभी भी हम लोग इस बात पे देखेंगे कि एक सभ्यता किसको बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग चार चीजों पे गौर करते हैं कि पहला वो एक समूह होगा और उस समूह की क्या होगी, कुछ एक विशेष शैली होगी। साथ में वो एक जगह निवास करते होंगे, और कहाँ पे, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र पे निवास करते होंगे। और साथ में क्या होगा कि वो एक ही कालखंड के होंगे, एक ही टाइम पीरियड के होंगे। तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक सभ्यता है या वो उस सभ्यता से बिलोंग करता है या उस सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कैसे बोलेंगे या हम लोग कैसे जानते हैं कि पूरी जो सभ्यता थी। आप जैसे देखोगे तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे है, लेकिन तो भी हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो लोगों की जो सभ्यता थी वो एक जैसी थी। कैसे हमको पता चलेगा,
क्वेश्चन तो आपके मन में आया होगा। तो ये क्वेश्चन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि वहां में जब जब सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो वहां से कुछ अवशेष मिले थे, यानी कि जो बचा हुआ चीज था जिसका समाप्ति नहीं हो पाया या फिर जो किसी कारण से छूट गए या बस बच गए, तो उसको जब निकाला गया तो वहां से लोगों ने पाया कि जो सभ्यता है वो जो लोग हैं वो एक साथ आके बसे थे। और वो लोगों की मृत्यु बोलो किस कारण से हुई थी वो पता नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में लोगों के पास अलग अलग भेद था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर एक साथ हुई। ये सारे कुछ जो प्रमाण है उनको मिलते हैं। तो जब भी आप देखोगे सर कि ऐसा किन किन चीजों से मैं बोल सकता हूँ कि जो सभ्यता थी वो एक काल की थी, वो एक कालखंड की थी, तो देखो जितने भी वहां पे मोहरे मिले थे, यानी कि जितने भी तरह के जितने भी तरह के सिक्के हो, सोने के सिक्के तो मैं नहीं बोल सकता, जितने तरह के सिक्के में बात करूं उनसे मेरे को पता चलता है कि वो किस कालखंड के थे। साथ में जितने तरह के मनके थे उनसे मैं पता कर सकता हूँ कि वो किस कालखंड के थे। जितने तरह की जो बाट प्रणाली थी, जितने तरह की जो नापने तोलने की जो प्रणाली थी, वो पूरे हड़प्पा सभ्यता में क्या था, एक जैसा था। तो जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो जो अगर मैं बोलूं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग, ऐसे ये अगर मान लेते हैं कि सिंधु नदी गुजरी है पाकिस्तान में ऐसे करके और इंडिया में कुछ कुछ लोग ऐसे करके कर मान लो है, तो यहाँ पे जो मन का मिला, इधर में जो मन का मिला, इधर भी क्या हुआ, वो मन का मिल गया। बात क्लियर है? वो इधर भी क्या हुआ, वही मन का मिला। इधर इधर जो बाट प्रणाली मिला, जो नापने का लिए प्रयोग करता था, वो इधर भी मिला। तो हम लोग इसी से बोल सकते हैं कि इधर की जितनी भी सभ्यता है और इधर की जो सभ्यता है वो एक टाइम पीरियड की थी। वो क्या थी? एक टाइम पीरियड की थी। तो उसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे मिले हैं या जो मनके मिले हैं, जो बाट प्रणाली मिला है या जो पत्थर के टुकड़े मिले हैं या जो पकी हुई ईंटें मिली है, सब एक ही टाइम पीरियड की थी। तो जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक सभ्यता वहां पे थी, एक टाइम पीरियड पे कुछ लोग वहां पे निवास करते थे, जिनकी रहन सहन, जो रहते थे, जो खाते थे पीते थे, उनकी जो शैली थी वो कैसा थी, एक जैसी थी। यहाँ पे बात क्लियर है आप लोगों की? यहाँ तक बात क्लियर है? अब आप देखोगे कि सर आखिर हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो आपको पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग पता होगा कि साइंस में कुछ कुछ चीजें होती हैं कि जिसने खोज कर दी उनका नाम उस पर पड़ गया, ठीक है, तो वो अपने नाम पे रख लेते थे। तो उसी तरह जब हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हुआ, जब हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हुआ, तो वो कहाँ पे पाया गया था? वो एक हड़प्पा नामक स्थान पे पाया गया था, इसीलिए उस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो क्वेश्चन आएगा कभी आपके पास कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे थी, तो हमको क्या क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब आप देखोगे आगे जाके कि सर आप बताइए, आपने तो बहुत मेरे को बोल दिया, अब इसका टाइम पीरियड बताइए, इसका कालखंड बताइए कि ये कब से कब तक की थी या कब 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 ये हुई थी। तो आप देखोगे अगर मैं कालखंड की बात करूं तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की बात है। ये जो पूरी हड़प्पा सभ्यता आप देख रहे हो ये कितने टाइम पीरियड की है? तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये टोटल घटना कितना क्रम में हुआ था। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में यह घटना घटा था। अब सर कि हड़प्पा सभ्यता तो थी, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता को बेसिकली दो बार बसाया गया था। कितने बार? दो बार। सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो या हड़प्पा सभ्यता बोल लो, उसको दो बार बसाया गया था। दो बार बसाने का मतलब है कि एक बार पहले बसाया गया था और एक बार बाद में बसाया गया था। तो पहले जो बसाया गया था और बाद में जो बसाया गया था, तो जो पहले बसाया गया था उसका नाम क्या था? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। उसको क्या बोलते हैं? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। और जो बाद में बैठाया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। अब आप जानते हो, कभी आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे कि ये जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है, इसी को जो पुरातत्वविद होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो लोग खोजते हैं सभ्यता के बारे में, वो इसको विकसित सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित सभ्यता। क्या बोलते हैं? विकसित सभ्यता भी इसको, जो जो परवर्ती जो सभ्यता है उसको विकसित सभ्यता भी बोला गया है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर मेरे को ये बताइए, आखिर इसे विकसित सभ्यता क्यों कहा गया है? क्या रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता कहा गया है? तो बाबू देखो, इसका बस एक ही रीजन है कि आपको पता होगा कि आप और आपके दादाजी, मैं जस्ट एक पीढ़ी का उदाहरण लेता हूं कि आप और आपके दादाजी दोनों का रहन सहन कैसा है? अलग मिलेगा।
आपके दादाजी पुराने ज़माने के लोग होंगे, वो पुराने तरीके के सोच को सोचते होंगे, लेकिन आप नए ज़माने के बच्चे हो और आप नए-नए तरीके को सोचते हो। जैसे आपके दादाजी जब बचपन में थे, तो वो हाफ पैंट और एक कमीज पहन के स्कूल 10 तक की पढ़ाई करी होगी, लेकिन आज आप क्लास नर्सरी निकलते ही आपको जीन्स और पैंट आपको मिल जाता है और आप शौकीन हो जाते हो। आपके दादाजी कभी यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं किए थे, आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके आपके दादाजी का जो रहन सहन है या जो आपका रहन सहन है वो कैसा है, परिवर्तित हुआ है। परिवर्तित हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहले जो लोग आए थे उनको थोड़ा नॉलेज कम था, लेकिन जो बाद में लोग आए उनको क्या हो गया, इनसे ज़्यादा नॉलेज हो गया, तो इनसे इनका विकास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसलिए पहले वाले जो हड़प्पा सभ्यता है उसको विकसित हड़प्पा सभ्यता नहीं बोला गया है, लेकिन बाद वाला जो हड़प्पा सभ्यता है उसको क्या बोला गया है, विकसित हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। तो कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि किस हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा सभ्यता बोला गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो बाद का जो हड़प्पा सभ्यता था उसको विकसित हड़प्पा सभ्यता बोला गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सर समझो मेरी बात, जो इतिहासकार होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये दोनों दोनों में कभी कंफ्यूजन ना हो कि पहला किसको बोलेंगे और बाद वाला किसको बोलेंगे। तो इसीलिए जो प्रवर्ती जो हड़प्पा सभ्यता है उसी को क्या बोलता है, विकसित हड़प्पा सभ्यता, जो इतिहासकार है वो बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता जो थी, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो क्या खाते थे, किस तरह अपनी ज़िंदगी को जीते थे, उनकी ज़िंदगी जीने की तरीका क्या था, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड होते थे, किस तरह के काम करते थे, हम लोग इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की आरंभ की। तो जब हड़प्पा सभ्यता, जो अभी हम लोग बाद वाला जो हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, तो बाद वाला हड़प्पा सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थी जो कि हम लोगों ने देखा। तो जो पहले वाली जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद और एक हड़प्पा सभ्यता की हुई आई। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी क्या थी, एक हड़प्पा सभ्यता थी। बात क्लियर है। अब ये जो सभ्यताएं थी ये अपने में विशिष्ट थे, वो भी मैंने बताया कि अपने में विशिष्ट थे। अब ये अपने में कैसे विशिष्ट थे, तो यहाँ में हर एक लोगों के पास मृतभंड बनाने का, यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाने का अपना शैली था। यहाँ मिट्टी का बर्तन बनाने का अपना शैली था, कृषि करने का अपना शैली था, पशुपालन करने का अपना शैली था, शिल्पकारी यानी कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाना, पत्थर की और सारी चीज़ों को बनाने का, इनके पास एक अलग अलग सबका अपना अपना फंडा होता था। और बेसिकली इनका जो फंडा था वो कैसा था, एक जैसा था। बात क्लियर है। तो जितने भी लोग हड़प्पा सभ्यता के थे, इनके पास जितनी भी तरह की विशिष्टताएं थी, जो भी इनको ज्ञान था, उनमें इनको मिट्टी मिट्टी का बर्तन बनाने के बारे में नॉलेज था, इनको कृषि करने के बारे में नॉलेज था, इनको पशुपालन के बारे में नॉलेज था, इनको शिल्पकारी के बारे में नॉलेज था। और इन्हीं चीज़ों से वो क्या करते थे, अपना निर्वाह करते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे। निर्वाह का अर्थ होता है क्या, कि अपनी ज़िंदगी वो जीते थे। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आया होगा कि सर मैंने तो मान लिया कि ये लोग निर्वाह करते थे, तो सर ये लोग रहते कहाँ थे। तो रहते थे तो बाबू ये लोग बस्तियों में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, ये लोग बस्तियों में रहते थे। बस्तियों में जानते हो क्या होता है बस्ती का मतलब। तो ये लोग कैसे होते थे कि बस्ती यानी कि गाँव में रहा करते थे। और जो ये गाँव होते थे, तो गाँवों पे क्या होते, ये जो गाँव होते थे, ये बस्तियां होती थी, ये आमतौर पर कैसे होती थी, छोटी छोटी बस्तियां होती थी। और बड़ी बस्तियों की बात करें तो ना के बराबर, यानी कि इक्का दुक्का जो होगा आपको बड़ी बस्ती यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं तो जितनी भी बस्तियां वो थी यहाँ पे कैसी थी, छोटी छोटी बस्तियां यहाँ पे थी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बताओ कि अब आपको कैसे पता सर कि यहाँ पे जो है कि छोटी छोटी बस्तियां थी या बड़ी बड़ी बस्तियां थी। आप हवा में बोल रहे हो, तो बाबू मैं कुछ हवा पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसका साक्ष्य मिला है, इसका प्रमाण मिला है। अब प्रमाण या साक्ष्य, जैसे कि जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी, उसके बारे में जांच पड़ताल जब किया जा रहा था, तो फिर जो जांच करने वाले जो लोग थे, जो लोग पुरातत्वविद थे, जो सभ्यता के बारे जानकारी लेते हैं, या जो मिट्टी के अंदर दबे हजारों वर्ष लाखों वर्ष की चीजों को पता लगा सकते, उसको क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। यानी कि पुराने तत्वों की जानकारी, यानी कि पुराने पदार्थों की जानकारी जिसके पास होगा उसी को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। तो वो जो पुरातत्वविद थे उनके पास नॉलेज था कि कैसे क्या हो सकता है। तो जो पुरातत्वविद थे वो लोग उनके पास क्या मिला कि कुछ कुछ स्थलों पे बस्तियां बनाई थी और वो बस्तियां जल गई थी, या बहुत से लोग क्या कर दिए थे, अपने बस्तियों का क्या कर दिए थे, त्याग कर दिए थे। और इन सभी चीजों का
जो पुरातत्वविद है उनको संकेत मिला, और जब संकेत मिला तो उन्होंने किताब में छाप डाला। तो सर मैं कोई हवा पे बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ वो पूरे बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो पुरातत्वविद जो थे वो लोग ने देखा कि जो सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग छोटी छोटी बस्तियां में रहा करते थे, और जो बड़ी बस्तियां थी वो कैसा था, नाक के बराबर बड़ी बस्तियां थी। अब यहाँ पे जितनी भी बस्तियां बसाई गई थी, या तो वो बस्तियां जल गई थी, जली कैसी थी उसका भी पता नहीं लगाया। हो सकता है कि बहुत भीषण आग आया होगा, या फिर हो सकता है कि लोग जला के आगे चल गए होंगे, या तो फिर वो लोग क्या करके चले गए थे, बस्तियों का त्याग करके चल गए थे, यानी कि बस्तियों को छोड़ के चले गए थे। तो उसका जो साक्ष्य है वो अभी आपको मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। साथ में आप देखोगे कि अब तो सर मेरे को पता चल गया कि वो लोग मृतभंड बनाते थे, वो लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिकारी भी करते, शिल्पकारी भी करते थे, और लोग बस्ती भी रहते थे, मेरे को पता चल गया। अब आप बताइए कि निर्वाह करने के लिए सबसे पहले तो भोजन की जरूरत होती है। आपको जिंदा रहना है तो सबसे पहले आपको भोजन की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सर आप मेरे को ये बताओ कि वो लोग भोजन किस चीज का करते थे, वो लोग भोजन किस चीज का करते थे। तो देखो दोस्तों कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि जो पेड़ होते थे और जो पेड़ों से फल मिले या फूल मिले उसको वो लोग खा लेते थे, या जो जानवर होते थे, क्योंकि वो लोग नदी किनारे बनाई थी, जंगल में उनकी जगह थी, तो ये लोग जो भी जानवर होते थे उनको वो खाते थे। और विशेषकर जो मछलियां होती थी, है ना, मछली जो होती थी वो वहाँ के लोग क्या करते थे, खाया करते थे। यहाँ तक बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है तो मछली तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो वो नदी के किनारे जो मछलियां थी उनको भी वो क्या करती थी, खाया करती थी, जो सभ्यता के जो लोग होते थे। अब सर आप कैसे बोल रहे हो कि वो लोग जो होते थे वो लोग फल खाते थे या फूल खाते थे, जानवर खाते थे? क्या वो लोग क्या वो लोग अनाज नहीं खाते थे? तो देखो बाबू, वो लोग अनाज भी खाते थे, और अनाज का भी साक्ष्य मिला है। अनाज का भी साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मैंने प्रमाण, वो अनाज का भी प्रमाण मिला हुआ है। तो कैसा प्रमाण? जला हुआ प्रमाण मिला हुआ है। तो जले हुए बहुत जगह अनाज के दाने मिले हैं, तथा बीज का भी क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि जले हुए अनाज के दानों का भी साक्ष्य है, और साथ में बीज का भी आपको साक्ष्य मिलेगा। यानी कि जब बीज बीज का साक्ष्य मिला तो इसका मतलब हमको एक चीज का पता चला कि हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो लोग कृषि भी करते होंगे। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कृषि कैसे हुई, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि हड़प्पा में जले हुए अनाज के दाने मिले, यानी कि वो लोग पेड़ पौधों के तो फल फूल खाते ही थे, साथ में उनके पास अनाज भी खाते थे, और वो लोग बीज भी था, यानी कि वो कृषि भी करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उनके पास आ गया, पुरातत्वविदों के पास, कि आखिर वो लोग कृषि कैसे करते थे। तो कृषि भी हम लोग देखेंगे, इसी वीडियो पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में एक डाउट आता होगा कि सर वहाँ पे जो अनाज मिला था, आखिर वो अनाज क्या क्या था, कौन कौन सा अनाज जो था उनको मिला था। तो देखो अनाज के बारे में बात करूं तो गेहूं, ठीक है, क्या गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल मिला था। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन क्या क्या अनाज मिला था। तो हम लोग क्या बोलना है, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल का जो है, ये जो दिख रहे हो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल का साक्ष्य मिला है। और आप पूछोगे सर क्या चावल नहीं मिला है? बाबू चावल भी मिला है, लेकिन जो चावल का जो साक्ष्य मिला है वो जो इन बाकी चीजों से चावल की जो मात्रा थी वो क्या थी, कम आपको देखने को मिला है। तो ज्यादातर वहां पे गेहूं, जौ, दाल और सफेद चना और तिल जो है वो ज्यादा मात्रा में मिला है, जबकि जो चावल है वो आपको कम मात्रा में वहां पे देखने को मिला है। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता पे। बात क्लियर यहाँ तक? अब आप देखोगे सर आपने बोला था कि वो लोग जानवर भी खाते हैं, आपने बोला था कि वो लोग जानवर भी खाते हैं। तो जानवर खाते होंगे तो जाहिर सी बात है कि खाने से पहले तो उनका पालन करना होगा। तो लोग जानवर का भी पालन करते थे, ठीक है। तो अब सर आपको कैसे पता कि वो लोग जानवर का पालन करते थे? तो बुक वाले नहीं, जिसने बुक लिखा है, जो पुरातत्वविद ने जो बुक लिखा है उसने साफ साफ बोल दिया है कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोग जानवर का भी पालन करते हैं। और इसका जो प्रमाण है, उनको जानवरों की जो हड्डियां मिली थी उन्हीं से उनको पता चला। तो सर जानवरों की हड्डियां आप कैसे पता चला? तो देखो हर एक आदमी का शरीर जो कार्बन से बना हुआ है, और कार्बन हर जगह मौजूद है। और कुछ कुछ विधि थी जिससे उन लोगों को पता चला, कि वो कैसे करते थे वो मेरे को पता नहीं। लेकिन अगर मैं जानवरों की बात करूं, तो जानवरों की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे मवेशी मिला है, आपको भेड़ मिला है, बकरी मिला है, भैंस मिला है, हिरन मिला है, और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, मछली भी आपको देखने में मिल जाएगा। कि वहाँ के लोग मछली का भी पालन, मछली को भी खाते थे, क्योंकि मछली को भी हड्डी वहाँ पे मिली है। तो अगर मैं जानवर की बात करूँ तो क्या क्या, मवेशी हो गया,
भेड़ हो गया, बकरी हो गया और हिरन और घड़ियाल भी वहाँ पे मिला है। तो अभी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि सर आप ये बताओ कि उस समय भी तो लोग बोलते थे कि ये वाइल्ड एनिमल है, ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो आप ये बताओ कि कौन सा जानवर जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है और कौन से जानवर है जो वाइल्ड एनिमल है। तो मैंने लिखा है कि जितने भी जंगली जानवर का मैं बात करूं तो जो सुअर होते हैं, जिनको हम लोग बरहा बोलते हैं, जिनको पिग बोलते हैं, या जितने भी आपको डियर होते हैं, हिरन होते हैं, और जो घड़ियाल होते हैं, उस समय की जो थी ये सारी क्या थी, जंगली जानवर उस समय उस अवशेष में मिले हैं। तो जो जितने भी तरह के जानवर देख रहे हो, उन जानवरों में से अगर मैं जंगली जानवर की बात करूं तो क्या क्या देखने को मिला, सुअर देखने को मिला, हिरन देखने को मिला, और साथ में क्या देखने को मिला, घड़ियाल आपको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन था और एक डाउट जो था, जो मैं आपको क्लियर करवा दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोजा, तो उनके मन में एक अभी भी डाउट था कि ये लोग खाना तो खाते थे, ये लोग जानवर को भी पालते थे, लेकिन मांस प्राप्त करने के लिए जब ये जंगली जानवर का शिकार करते होंगे या मछली पकड़ते होंगे, तो उनको ये नहीं पता था या फिर ये चीज का साक्ष्य नहीं मिला है कि आखिर आखिर ये जो शिकार करते थे जानवरों का, तो ये जानवरों का शिकार कौन करता था, इस बात का प्रमाण अभी तक हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। और हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति में अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर जो जानवर था उस जानवरों का शिकार कौन करता था। अभी भी इस बात का डाउट है कि जानवरों का शिकार करने के लिए क्या एक शिकारी वर्ग था, क्या एक आखेटक वर्ग था, क्या कि ये जो सामान्य लोग हैं वही लोग शिकार कर लेते हैं। अभी तक इस बात का पता अभी तक नहीं लगा पाया है हमारे जो पुरातत्वविद है कि आखिर ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो जानवर को पालते थे या मांस प्राप्त करते थे, खाते थे, तो उनका शिकार कैसे होता था, उसका पता अभी तक हड़प्पा सभ्यता के लोगों लोगों की जो सभ्यता थी उसमें पता नहीं चला है कि आखिर जानवरों का शिकार कौन करता था। उनके लिए क्या एक विशेष समुदाय होती थी, क्या उनके लिए कोई दूसरा वर्ग था, उसका पता अभी तक नहीं कर पाया है। तो आई होप ये पूरा चीज समझ में आ गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग किस तरह की, अभी देखो हम लोग खाने खाने के बारे में देख लिए, हम लोगों ने रहने के बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे वहाँ पे जो जो वहाँ पे मैंने बताया कि बीज का साक्ष्य मिला, यानी कि जाहिर सी बात देखो अभी कृषि होती थी, तो कृषि होती थी तो कैसे पुरातत्वविदों को पता चला कि वहाँ पे कृषि होती थी, या कृषि के लिए वो लोग का सिंचाई व्यवस्था क्या था, उनकी नहर व्यवस्था क्या थी, सिंचाई के लिए क्या हल का प्रयोग होता था या ट्रैक्टर का प्रयोग होता था, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि जो थी उसकी जो प्रौद्योगिकी थी, यानी कृषि करने का जो तकनीक था वो क्या क्या था और क्या क्या चीज इसमें देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बीज हम लोग तो देखे थे कि जो हड़प्पा सभ्यता में जले हुए बीज के साक्ष्य मिले, तो जब जले हुए बीज का साक्ष्य मिल गया तो इससे हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी। अब खेती होती थी तो खेती के लिए किसका प्रयोग होता था, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सिंचाई होती थी तो सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था, हम लोग ये जानेंगे। तो आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में जब जले हुए दाने का जब साक्ष्य मिला, संकेत मिला, तो इससे हमको पता चला कि यहाँ पे क्या होती थी, कृषि होती थी। लेकिन परंतु जो पुरातत्वविद थे उनको ये नहीं पता था कि कृषि के लिए किस विधि का उपयोग होता है। उनको इस चीज का नॉलेज नहीं था कि आखिर कृषि के लिए जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं या सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किस चीज का प्रयोग करते थे। जुताई के लिए वो क्या हल का यूज करते थे, कि वो ट्रैक्टर का यूज करते थे धान काटने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ कि गेहूं काटने के लिए वो किसका प्रयोग करते थे, क्या वो जमीन को खोदने के लिए कुछ दूसरी चीज का प्रयोग करते थे, इस चीज का नॉलेज नहीं था, स्पष्ट तरीके से नॉलेज नहीं था। लेकिन जो जो साक्ष्य मिलते गए खुदाई के समय उससे उन लोगों ने बताया कि क्या क्या चीजें वो संभावित रूप से हो सकता है। तो वो लोगों ने क्या देखा कि जो वहां पे खुदाई के समय जो मोहरे मिले, जो सिक्के मिले, उस पे वृषभ यानी कि बैल का प्रतीक था। अब मेरे को बताओ, हम लोग बचपन में एक 5 रुपए का नोट जरूर देखे होंगे, ठीक है ना, जिसमें एक आदमी क्या ट्रैक्टर चला रहा था, ठीक है, और बगल में खेती था। आप लोगों ने नहीं जाना सुना होगा तो अपने दादा दादी से पूछ लेना कि एक सिक्का हुआ करता था, उस सिक्के में आपको धान का जो बाली होता है वो आपको देखने को मिला है। तो अगर वो सिक्का आपको दे दिया जाए तो आप बोल सकते हो कि उस समय धान की खेती होती थी। तो उसी तरह जो मन के जो सिक्के होते थे उसमें वृषभ का, किसका,
वृषभ यानी कि बेल का क्या होता था, फिगर छपा होता था। तो जिससे जो पुरातत्वविद है उनको लगा कि जो कृषि के लिए बेल का प्रयोग करते हैं होंगे, उनको पता चला कि कृषि के लिए क्या करते होंगे, बेल का प्रयोग करते होंगे। बात क्लियर है। साथ में जो चोलिस्तान है, चोलिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और जो बनवाली है, जो हमारा हरियाणा वाला जो भाग है, वहां पे मिट्टी का हल बना हुआ मिट्टी का साक्ष्य पाया है, समझे ना। तो बोलने का मतलब है कि चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है, और जो बनवाली जो अभी का जो हमारा हरियाणा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ, किसका, मिट्टी का बना हुआ हल का प्रतिरूप, यानी कि हल जैसी आकृति की कुछ पाई गई है। तो जिससे उनको पता चला कि जो जो हल का प्रयोग करता होगा जुताई के लिए, तो जो जो मोहरे थे उनसे वृषभ का पता चला, यानी कि बैल का प्रयोग करते होंगे वो लोग कृषि के लिए। या जो हल मिल गया, जो बनवाली में या जो चोलिस्तान में जो हल मिल गया, उनसे उनको ये कन्फर्मिटी हो गई कि जो सिंचाई के लिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, वो लोग, जाहिर सी बात है कि वो लोग बेल का प्रयोग करते होंगे। किसका प्रयोग करते होंगे, बेल का और हल का प्रयोग करते होंगे। तो उनको इस बात की कन्फर्मेशन थी। लेकिन अब वहां पे जब खुदाई करते करते, ये जो खुदाई करते करते हुए एक खेत मिला, तो खेत जब मिला, तो वहां पे जो खेत थी वो जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं, कि ऐसे करके एक लाइन था, और उस लाइन को ऐसे करके काटा हुआ था। कैसे काटा था, एक लाइन था जो ऐसे करके एक लाइन था, और उस लाइन को ऐसे करके काटा था। यानी कि एक खेत को टोटल 4 भाग में, कितना भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये 4 भाग में खेत को बांटा था। तो जिससे जिससे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि उस खेत में एक से ज्यादा तरह की फसल उगाई जाती थी। क्या क्या पता लगाया कि उस खेत में एक से ज्यादा तरह की फसल उगाई जाती थी। तो जो खेत के जो साक्ष्य मिले हैं, जो हल के जो रेखाओं के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए जो हल के साक्ष्य मिले हैं, तो वो जो जो थे कि एक खेत को समकोण पर वो काटते थे, जिससे ये पता लगा कि वो अलग अलग तरह के फसलों को उगाते थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि हमको पता चला जला हुआ अनाज से कि लोग यहाँ पे कृषि करते थे, हमको पता चल गया। लेकिन विधि का स्पष्टीकरण नहीं था। तो विधि का स्पष्टीकरण करने के लिए वो लोगों ने क्या मान लिया, जो मोहर था उसमें वृषभ का फोटो था, तो उससे ये मान लिया कि हो सकता है कि वृषभ यानी कि बैल का प्रयोग करते होंगे वो लोग जुताई के लिए। साथ में जो जो चोलिस्तान हो गया और जो बनमाली हो गया, वहां पे आपको मिट्टी का हल बना हुआ प्रतिरूप मिला। उससे उनको ये पता चल गया कि जरूर जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। और साथ साथ में जो हड़प्पा सभ्यता में एक खेत ऐसा मिला जो ऐसे एक लाइन था और उसको ऐसे 90 डिग्री पे काटा हुआ था, समकोण पे काटा हुआ था। तो उससे ये पता चला कि उस खेत में एक से अधिक फसल का उत्पादन वो लोग करता होगा। अब एक बात पुरातत्वों के पास था कि हम लोगों ने तो सारा कुछ देख लिया, लेकिन फसल कैसे काटते थे, उनके पास इस चीज का प्रश्न था। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सके ये लोग कि फसल काटने के लिए, किसके लिए, फसल काटने के लिए वो लोग किस औजार का प्रयोग करते थे, ये आज तक नहीं पता चला। उनको ये नहीं पता चला कि अगर वो औजार था तो वो पत्थर का था, या पत्थर में लकड़ी लगा हुआ था, या वो लोहा का था, या चांदी का था। इस बात का पता आज तक पुरातत्वविद लगा नहीं पाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे कि सिंचाई के लिए उनके पास क्या व्यवस्था थी। क्या देखना हम लोग को, अब सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था थी, हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, अगर सिंचाई के लिए बात की जाए तो सिंचाई के लिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था थी। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अगर वो लोग सिंधु नदी के आसपास, अगर मान लो ऐसे सिंधु नदी बहा है, और अगर ऐसे करके अगर सटा हुआ वो लोग अपना घर बनाया होता तो जाहिर सी बात है कि लोगों को सिंचाई तो सिंधु नदी से मिल जाता। लेकिन आपने फिगर पे देखा होगा, जैसा कि अभी आप और एक बार फिगर देख लो, तो उनका जो घर होगा तो सिंधु नदी से कुछ कुछ दूरी पे बनाया गया है। सिंधु नदी से दूरी पे बनाया गया, तो इतना दूर से लोग सिंचाई के लिए क्या करते होंगे, तो इस बात पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंधु नदी पे जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो वो जो ज्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, वो लोग अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पे ज्यादा ना पानी हो सकता है और ना ज्यादा रेत, यानी कि ऐसे क्षेत्रों पे वो लोग थे, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वो लोग थे। तो अब अगर वो लोग अर्ध शुष्क क्षेत्र में है और हमको जला हुआ बीज मिल गया और हमको प्रमाण मिल गया कि वहां पे हल्का भी साक्ष्य मिल गया,
जुता हुआ खेत का भी साक्ष्य मिल गया। तो अब हम लोग को पता चला कि वहाँ पे कृषि व्यवस्था तो होती थी, लेकिन जो कृषि व्यवस्था हो रही है, तो वाकई में जो कृषि व्यवस्था हो रही है वो कृषि व्यवस्था के लिए सिंचाई भी तो चाहिए। तो जो सिंचाई चाहिए, तो सिंचाई के लिए वो लोग क्या करते थे, अभी मेरे पास ये क्वेश्चन है। तो सिंचाई के लिए हो सकता है कि सिंचाई के लिए हो सकता है कि कुछ लोग कुछ विधि करते थे, और अगर खेत कृषि कर रहा है तो उनको तो सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अब वो लोग सिंचाई के लिए क्या करते थे, तो अब सिंचाई के लिए क्या करते थे, तो अफगानिस्तान में एक साक्ष्य मिला है। कहाँ पे, अफगानिस्तान का जो एक सोतुघोई नाम का एक जगह है, जो हड़प्पा सभ्यता से मिला, हड़प्पा सभ्यता का ही एक भाग है। तो वहां पे आपको किसका 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 अवशेष मिला है, एक नदी का, किसका, एक नदी का अवशेष मिला है, यानी कि बचा हुआ एक नदी था, उसका एक अवशेष मिला है। तो जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान के सोतुघोई में तो नदी था सिंचाई करने के लिए। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि सर आप मेरे को बताइए, जो सिंधु वाला रीजन था, क्योंकि अफगानिस्तान तो बहुत ऊपर में है, लेकिन जो सिंधु वाला रीजन था या जो पंजाब वाला जो हमारा रीजन था, वहां पे क्या सिंचाई के लिए नदी था क्या, तो वहां पे नदी नहीं था। वहां पे पंजाब और सिंधु में नदी का साक्ष्य नहीं मिला था। तो आप देखोगे कि अफगानिस्तान के जो सतुगई नाम का जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, वहां पे नदी का अवशेष मिला है। लेकिन जो पंजाब और जो सिंधु का जो रीजन है, जो पंजाब और सिंधु वाला जो एरिया है, वहां पर किसी तरह का कोई नदी का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे जो नहरें हैं, बहुत सारे नहरें हैं, उनका साक्ष्य मिला है, बहुत सारे नहरों का जो साक्ष्य मिला है। लेकिन कैसा नहर, जो बहुत तरह से गंदगी में भर चुका है, उस तरह का नहर वहाँ पे देखने को मिला है। कहाँ पे, पंजाब और सिंधु में देखने को मिला है। तो इससे मिला है। और साथ में आप देखोगे कि हो सकता है कि नहर का तो साक्ष्य मिल गया, नदी का भी साक्ष्य मिल गया, लेकिन हो सकता है कि सिंचाई के लिए और एक व्यवस्था हो सकता है कि वो लोग कुआं का भी प्रयोग करता होगा, हो सकता है कि वो लोग कुआं का भी प्रयोग करता होगा। तो अब मेरे को जानना है कि आखिर कुआं का अगर वो प्रयोग करता होगा, तो कुआं का भी तो मेरे को साक्ष्य मिला होगा, कुआं का भी तो मेरे को साक्ष्य मिला गया। हाँ, तो कुआं का तो साक्ष्य मिला होगा। तो मैंने लिखा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। एकदम हो सकता है, हम लोग तो करते ही हैं। तो जो धोलावीरा जगह है, धोलावीरा जगह कहाँ पे है, गुजरात में। हमारे इंडिया में जो गुजरात का जगह है धोलावीरा, तो उस धोलावीरा एरिया में एक जलाशय मिला है। क्या मिला है, एक जलाशय का साक्ष्य मिला है, जो जल जमा करने का काम करता होगा, और जिससे जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होंगे, वो लोग सिंचाई के लिए काम करते होंगे। तो कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि सिंचाई के लिए व्यवस्था क्या क्या थी, तो सिंचाई के लिए सबसे पहले नदी का साक्ष्य मिला है, नहर का साक्ष्य मिला है, जलाशय का साक्ष्य मिला है, और कुआं का साक्ष्य मिला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन विधियों से वो लोग क्या करते थे, जल सिंचाई का काम करते थे। कभी क्वेश्चन आएगा कि आखिर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये कहाँ से मिला है। तो पूरा मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अब हम लोग और आगे थोड़ा बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे, तभी आप कुछ सीख पाओगे। लेकिन जितने लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितने भी वीडियो मैं प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में डालूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सीख सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।